हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आकांक्षा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल में बात करते हैं वेरियस वुमेन हेल्थ इश्यूज़ के बारे में और वेरियस प्रेगनेंसी इश्यूज़ के बारे में। तो प्रेगनेंसी के बाद जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और किसी भी वजह से अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो हम देखेंगे कि सिजेरियन के बाद हमें अपना कैसे केयर करना है, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन के बाद हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस होते हैं। सर्जरी का स्ट्रेस होता है, एनेस्थीसिया का स्ट्रेस होता है, हमारी जो बॉडी है वो पूरे हार्मोनल चेंजेस के साथ गुजर रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई और हार्मोन था, अब डिफरेंट हार्मोन्स आना शुरू हो जाते हैं। तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो हार्मोनल स्ट्रेस होता है बॉडी में, ब्लीडिंग हो रही होती है, आपको बच्चे को दूध पिलाना है, एंग्जाइटी हो रही होती है, तो बहुत सारा स्ट्रेस के थ्रू गुजरता है हमारा बॉडी। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि हमें सिजेरियन सेक्शन के बाद कैसे अपना केयर करना है, क्योंकि जो इनिशियल 1 to 2 मंथ्स होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। जैसे हमें कहीं चोट लग जाए तो हम उसको बहुत केयर करते हैं, उसको मलहम करते हैं, उसको ध्यान रखते हैं। वैसे ही सिजेरियन के बाद इनिशियल 1 to 2 मंथ्स में हमें अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हमने अपनी बॉडी को उस इनिशियल स्टेजेस में इग्नोर कर दिया तो जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो लाइफ लॉन्ग होते हैं, क्योंकि उसी इनिशियल 1 to 2 मंथ्स में हमारी बॉडी की सारी हीलिंग होती है, सारे सेल्स की, सारे टिश्यूज की जो इंजरी हुई है उसकी हीलिंग होती है, हमारी बॉडी रिफ्यूल होती है, उसमें उस समय रीजनरेट होती है। तो इनिशियल 1 to 2 मंथ्स में हमें अपना कैसे केयर करना है। फर्स्ट थिंग होती है रेस्ट। गिव रेस्ट टू योर बॉडी। डिलीवरी के बाद बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपको अपना भी ध्यान रखना है, बच्चे का भी ध्यान रखना है, आसपास की चीज़ें को भी, आपके दिमाग में बहुत टेंशन होता है, तो उन सब चीज़ों को भूल के आपको सिर्फ अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना है। उस समय अपने पास एक हेल्पर रखिए जो आपकी बाकी काम को आपको संभाल सके, और जब भी आपका बच्चा सो रहा है तो उस समय आप रेस्ट करिए, अपनी नींद अच्छे से लीजिए, क्योंकि जितना आप रेस्ट करते हैं उतनी ही आपकी बॉडी जो है वो रिफ्यूल होती है, रीजनरेट होती है। बॉडी को एक टाइम मिलता है कि वो अपनी सारी हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। तो फर्स्ट थिंग होती है एडिक्वेट रेस्ट। सेकंड थिंग होती है बेबी योर बॉडी, मतलब अपने बॉडी को भी आपको अपने बच्चे के जैसा संभाल के रखना है। इनिशियल 1 to 2 मंथ्स में बहुत सारा एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा हैवी कोई काम नहीं करना है, कोई हैवी सामान नहीं उठाना है, बहुत ऊपर नीचे नहीं करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, हैवी एक्सरसाइजेस आपको अवॉइड करना है। उस समय आपको अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देना है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको पूरा बेड रेस्ट करना है, बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली आपको अपना जो डेली रूटीन है, अपना बेसिक काम आप करते रहिए। थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं, थोड़े बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं 7-10 दिन के बाद, लेकिन बहुत हैवी एक्सरसाइजेस आपको नहीं करना है। इस अपने बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट देके संभाल के आपको रखना है। थर्ड थिंग होती है रिलीव योर पेन। मतलब सिजेरियन के बाद जब टाका लगता है तो टाकों में पेन होता है, बैक में बहुत पेन होता है, तो पेन को रिलीव करना है। बहुत सारे अच्छे पेन किलर्स आते हैं जो आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, तो अपने दिमाग में ये भ्रम में नहीं डालना है, क्योंकि आपको बताने वाले बहुत सारे लोग होते हैं कि पेन किलर मत खाओ, पेन किलर बच्चे को नुकसान करेगा, तो उस भ्रम में आपको नहीं पड़ना है। अच्छे वाले पेन किलर जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने प्रेस्क्राइब किया है वो आप आराम से 2 या 3 बार ले सकते हैं। अपनी बॉडी को पेन फ्री रखिए। बिना मतलब के पेन सहने का कोई सेंस नहीं है। किसी ने आपको सजेस्ट भी किया है पेन किलर ना खाने के लिए, तो उसकी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। गायनेकोलॉजिस्ट ने जो आपको, डॉक्टर ने आपके जो पेन किलर एडवाइस किया वो आप बिल्कुल आप उसको ले सकते हैं। फोर्थ चीज होती है फोकस ऑन योर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब आपकी डाइट जो है सिजेरियन के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुकी हूँ कि सिजेरियन सेक्शन के बाद क्या खाना चाहिए। टाइम मिले तो आप वो जरूर देख लें, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं मैं आपको वो बताती हूँ। सिजेरियन सेक्शन के बाद इनिशियल 4-5 डेज में तो ऑब्वियसली आप हॉस्पिटल में रहते हैं, आप लाइट फूड लेते हैं, लेकिन जब आप डिलीवरी के बाद जब आप घर आते हैं 5-6-7 डेज के बाद आप आराम से नॉर्मल डाइट आप ले सकते हैं। डाइट में आप अपने प्रोटीन को इंक्लूड करिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल कम से कम दिन में 2 बार, उसमें भी अगर आप मसूर दाल खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मसूर दाल को गैलेक्टोगोग बोला जाता है, मतलब उसमें ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने की क्षमता होती है। तो मसूर दाल एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे पे आप इंक्लूड करिए। सूजी हो गया, पनीर हो गया, नट्स हो गए, सोया हो गए, ये सब चीज़ें आप अपने डाइट में इंक्लूड करिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग या फिश आप ले सकते हैं। उसके अलावा प्रोटीन के अलावा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ब्रेस्ट फीडिंग मदर में, वो होता है डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब दूध की चीज़ें। दूध हो गया, पनीर हो गया, कर्ड हो गया, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। इनफैक्ट कहते हैं कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग हैं तो आपको दिन भर में कम से कम 500 ml से लेके 700 ml तक का डेयरी प्रोडक्ट्स
आपके बॉडी में जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, आपकी टिश्यू रिपेयर भी करता है, आपको हीलिंग भी करता है। थर्ड चीज़ होती है वाटर इनटेक। आपका पानी का इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता है, जैसे जो पहले ऑलरेडी एक बार मदर्स बन चुकी हैं, उनको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आपको कितना प्यास लगता है, आप डिहाइड्रेट हो जाते हो, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका 80% जो होता है कंपोनेंट होता है वो वाटर का होता है। इसलिए आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। बार बार हर आधे घंटे पे, 1 घंटे पे आपको पानी पीने की हैबिट होनी चाहिए। पानी के फॉर्म में आप दूसरी चीजें भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे जूसेस यूज कर सकते हैं, छाछ यूज कर सकते हैं, कोकोनट वाटर यूज कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड इनटेक आपका बना रहना चाहिए। इनफैक्ट जब भी आप बेबी को फीड कराने जा रहे हैं तो उसके भी पहले आप पानी पी के फीड कराएं, तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, आपको अनईजीनेस फील नहीं होगा। दूसरी चीज होती है न्यूट्रिशन में गैलेक्टोगोग प्रोडक्ट्स। गैलेक्टोगोग मतलब वो प्रोडक्ट जो आपके ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो वो सारे जो गैलेक्टोगोग प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं होल ग्रेन सीरियल, जैसे ओट्स हो गया, बार्ले हो गया, ब्राउन राइस हो गया। ये सब चीजें जो हैं वो आपके ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए और पालक हो गया, ये सब चीजें आपके ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। हमें पता है कि हम जो हमारी दादी नानी मम्मी लोग हैं वो डिलीवरी के बाद अलग अलग चीज़ों के लड्डू बनाते हैं, जैसे अलसी का लड्डू बनाते हैं, फ्लैक्स सीड हो गया, मेथी हो गया। तो ये सब चीज़ें भी बेसिकली इन सब का भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि मेथी हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, अलसी जिसको बोलते हैं, वो भी गैलेक्टोगोग होते हैं, वो भी ब्रेस्ट मिल्क का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इंडिया में बड़ा प्रचलन है डिलीवरी के बाद अजवाइन पानी पिलाने का, सौंफ का पानी पिलाने का, जीरा पानी पिलाने का। तो इन सब का भी रीज़न है कि एक्चुअली ये जो पानी पिलाया जाता है ये आपके पेट को भी अच्छा करता है, कॉन्स्टिपेशन से आपको दूर रखता है, आपको गैस्ट्राइटिस नहीं होने देता, गैस नहीं बनने देता। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो सारे चीज़ों का पानी है, सौंफ का पानी, जीरा का पानी, अजवाइन पानी, ये आपका ब्रेस्ट मिल्क भी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आप इन सब का भी सेवन आप आराम से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है ड्राई फ्रूट्स का बड़ा क्रेज होता है लोगों के, डिलीवरी के बाद ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं कि नहीं, बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। तो आप बिल्कुल आराम से खा सकते हैं, हाँ, लेकिन ऑब्वियसली लिमिटेड वे में, ताकि आपका पेट खराब ना हो। लेकिन वो भी आप जितना नट्स खाएंगे उतना ही आपके अच्छा है, वो ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाएगा, आपकी हीलिंग में हेल्प करेगा। अब जो बेसिक चीजें होती है, जो पोस्टपार्टम चेंजेस होते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट चीज होता है जो डिफरेंट हमारे बॉडी में चेंजेस चल रहे हैं उसमें ब्रेस्ट के ऊपर, कि आप प्रॉपर्ली अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं। शुरुआत में तो हर 2-2 घंटे पे, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी आप अलार्म क्लॉक लगाएं, लेकिन जब भी बच्चा डिमांड कर रहा है, जब भी बच्चा रो रहा है, तो ब्रेस्ट फीड प्रॉपर्ली कराएं। कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा फीड नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, आपका ब्रेस्ट एम्प्टी नहीं हो रहा है, आपको उसमें पेन हो रहा है, कहीं स्वेलिंग फील हो रही है, तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए। क्योंकि अगर ब्रेस्ट प्रॉपर्ली एम्प्टी नहीं होगा, दूध उसमें से निकलेगा नहीं जितना बन रहा है, तो अल्टीमेटली उसमें इन्फेक्शन होता है। कई बार पेशेंट हमारे पास इन्फेक्शन के साथ आता है, पस के साथ आता है, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हमें चीरा लगाना पड़ता है। तो अपने ब्रेस्ट का सही से आपको ध्यान रखना है, मतलब ब्रेस्ट एम्प्टीइंग का ध्यान रखना है। बच्चे को प्रॉपर्ली टाइम से उसको पिलाते जाइए। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम समझ में आती है तो डॉक्टर से मिलिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, मतलब बच्चा क्यों नहीं पी रहा है, आपका ब्रेस्ट क्यों नहीं एम्प्टी हो पा रहा है। सेकंड चीज़ होता है ब्रेस्ट को सपोर्ट अच्छे से दे के रखना है, क्योंकि ये बहुत सारी महिलाओं में ये प्रॉब्लम होती है कि वो डिलीवरी के बाद जो ब्रेस्ट सपोर्ट नहीं रख पाते, ब्रा वगैरह यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि वो चीज़ पे ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं रहता तो अल्टीमेटली फिर उसमें भी ब्रेस्ट इंगॉजमेंट होता है और इन्फेक्शन होने का चांस होता है, मिल्क कलेक्शन होने का चांस होता है, मिल्क पॉकेट्स बनने का चांस होता है, जो अल्टीमेटली इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, एब्सेस बना सकता है और अल्टीमेटली फिर आप हॉस्पिटल पहुंचते हो बहुत बुरी कंडीशन में। तो दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ब्रेस्ट एम्प्टीइंग का ध्यान रखना है, ब्रेस्ट सपोर्ट का ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़ होती है वजाइनल डिस्चार्ज। डिलीवरी के बाद इनिशियली 5, 6, 7 डेज तक तो ब्लीडिंग हो रही होती है, सिजेरियन में थोड़ी सी कम होती है, लेकिन फिर भी होती है। इनिशियल 5, 6, 7 डेज में जनरली जो ब्लीडिंग वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो ब्लीडिंग के फॉर्म में होता है, रेड कलर का होता है। 7 डेज के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो वाइट कलर की होती है, क्योंकि उसमें सारे जो हमारे पस सेल्स हैं, सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें उसमें से निकलती हैं। आखिरी के 7 दिन में, मतलब 21 दिन का जो टेन्योर माना जाता है, उसके आखिरी के 7 दिन में येलो कलर का डिस्चार्ज होता है। तो ये इनिशियल रेड, फिर वाइट, फिर येलो कलर का डिस्चार्ज नॉर्मल है। लेकिन कहीं पे भी अगर वजाइनल डिस्चार्ज में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बदबू आ रही है, या आपको अंदर से पेन हो रहा है, या आपको फीवर आ रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास पहुंचना है, क्योंकि ये साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं कि इन्फेक्शन तो नहीं है। या फिर अगर आपको ब्लीडिंग भी अगर परसिस्टेंटली 7-10 दिन से ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो भी आप एक बार अपने डॉक्टर से के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए कि मुझे इतनी ब्लीडिंग क्यों नहीं हो रही है, उसका क्या रीज़न है। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जो डॉक्टर आपके फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड थिंग होती है पोजिशनिंग। डिलीवरी के बाद बहुत कॉमन चीज़ है, पेशेंट्स आते हैं हमारे
पास कि मेरे को बहुत ज़्यादा बैक एक हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है बैक में, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा है, तो उसका रीज़न यही होता है क्योंकि डिलीवरी के बाद, सिजेरियन के बाद वैसे ही आपका बॉडी स्ट्रेस में है, आगे के साइड आपको पेन हो रहा है, पीछे के साइड आपको बैक एक हो रहा है क्योंकि स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा हुआ है। और दूसरी चीज़ होती है कि जब हम बच्चे को फीड कराते हैं तो हम ध्यान नहीं देते, अपने बैक सपोर्ट पे ध्यान नहीं देते, हम जैसे भी जिस भी पोजीशन में हम अपना झुक के उसको ब्रेस्ट फीड कराने लगते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रेस्ट फीड कराने जा रहे हैं तो अपने आप को पहले कंफर्टेबल करिए, अपना जो बैक सपोर्ट है वो आपका अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, किसी अच्छे सोफा पे या प्रॉपर अच्छा पिलो लेके अपने बैक को सपोर्ट करिए और फिर उसको बच्चे को फीड कराइए। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि अगर बार बार आप अपने आप को इग्नोर करेंगे, उसको ऐसे झुक के फीड कराएंगे तो आपके बैक में पेन होगा, आपके शोल्डर्स में पेन होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज का भी आपको पोजीशनिंग का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज होती है, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम अब्डोमिनल बाइंडर्स यूज कर सकते हैं कि नहीं, मतलब जो बैंड्स यूज करते हैं, अब्डोमिनल बाइंडर यूज करते हैं, वो यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो वो आप यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट करना भी चाहिए। उसका आइडियल टाइम जो होता है वो 7 to 10 डेज के बाद आप अब्डोमिनल बाइंडर्स आप आराम से यूज कर सकते हैं। वो आपको आपकी पोजीशन भी मेंटेन करके रखता है, आपके पेट को, टमी को पोस्ट डिलीवरी कम करने में हेल्प करता है और आपको जो अनइजीनेस फील होता है, पेन वगैरह, उससे भी आपको रिलीफ करता है। तो अब्डोमिनल बाइंडर्स आप 7 to 10 डेज के बाद आप यूज कर सकते हैं। स्टिचेस के बारे में कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम नहा सकते हैं कि नहीं, हम स्टिचेस का कैसा ध्यान रखना है। तो 4-5 डेज तो जनरली आपके हॉस्पिटल में ही निकलते हैं। आजकल यूजली हम जो स्टिचेस यूज करते हैं वो डिजॉल्वेबल स्टिचेस यूज करते हैं, मतलब वो अपने आप ही डिजॉल्व हो जाता है। और अगर नहीं भी हुआ है तो भी आप 7-8 डेज के बाद आप आराम से आप नहा सकते हैं। स्टिचेस का पानी से ऐसा कुछ नहीं होता कि वो पानी में वो खराब होगा, इन्फेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप आराम से उसमें नहा सकते हैं, बस उसको ड्राई करना जरूरी है, उसको मॉइस्ट नहीं रखना है, उसको पसीना ना आए, इसलिए अब नीचे के जो कपड़े हैं, अंडरगारमेंट्स हैं, उसके ऊपर ना आए, ये आपको ध्यान रखना है। पानी लगने से या नहाने से स्टिचेस पे कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरा एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सिजेरियन के बाद हम मसाज करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आपको अपने बॉडी को पेन फ्री रखना है, तो आप आराम से अपना मसाज करा सकते हैं, क्योंकि मसाज भी आपको बॉडी को, आपको पेन को रिलीफ करने में हेल्प करेगा। तो आप मसाज करा सकते हैं। बहुत इंटेंस मसाज आपको अब्डोमेन पे नहीं कराना है, मतलब पेट पे आपको बहुत इंटेंस मसाज नहीं कराना है। बाकी आप नॉर्मल जो मसाज है हाथ पैर पीठ पे, वो कमर पे, वो सब करा सकते हैं। इनफैक्ट वो हेल्प भी करता है कि जो कुछ लोगों में डिलीवरी के बाद खून के थक्के बनने का डर होता है, तो उसमें भी वो हेल्प करता है, वो बनने नहीं देता। मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है। जितने भी सप्लीमेंट्स आप डिलीवरी के से पहले, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, प्रोटीन पाउडर ले रहे थे, वो अभी भी आपको लेते रहना है, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट आपको प्रेगनेंसी के टाइम थी उससे बल्कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट अब है, क्योंकि बच्चा अब आपका बाहर निकल चुका है, उसको डिमांड उसकी बढ़ चुकी है। आप जो भी खाएंगे वो डायरेक्टली बच्चे को जाता है, और इसलिए आपको आपका जो आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, प्रोटीन पाउडर है, वो सब कंटिन्यू करके रखना है। प्रोटीन पाउडर जो भी आप ले रहे हैं उसमें एक बार जरूर देख लें कि उसमें DHA है या नहीं, क्योंकि DHA जो होता है वो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये मैं प्रेगनेंसी में भी बोलती थी और अभी भी बोल रही हूँ कि जब भी आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं दूध में डाल के पीने के लिए, तो उसमें DHA होना जरूरी है। तो अपनी डाइट का ध्यान रखना है, अपने सप्लीमेंट्स का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने अभी ध्यान नहीं रखा तो आपके जो बोन्स में से जो कैल्शियम निकलता है, जो खत्म होता है, उसका इफेक्ट आपको बहुत लंबे टाइम तक रहता है। तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, इन सारी चीजों को ध्यान रखिए। अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो अपना केयर करिए, जैसे मैंने बताया उन सब चीजों को फॉलो करिए, अपने आप को हेल्दी बनाइए, अपने मदरहुड को हैप्पी बनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर वेरियस अदर पोस्ट एंड वीडियोस। सो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। ओके, टेक केयर, बाय।